गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना ये टॉपिक डिस्कस करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमने अपनी जो ऑनलाइन क्लास हुई थी क्लास 6 की, उसमें भी हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। ओके, अब हम इस चैप्टर को दोबारा से एक बार देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। अगर मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करूँ तो उससे पहले मैं आपसे गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करूँगी कि अगर हम देखें तो गवर्नमेंट होती क्या है और एक कंट्री को, एक देश को गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में हम अपना थर्ड चैप्टर जो था उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें कि गवर्नमेंट होती क्या है, सरकार क्या काम करती है और किसी कंट्री को या किसी देश को या किसी स्टेट को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। अगर मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन क्लास में भी किया था और मैं अब फिर से वही क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आप लोगों का आई होप यही आंसर आता कि मैम लॉज बनाने के लिए या फिर जितने भी वर्क्स होते हैं उनको अरेंज करने के या मैनेज करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। अब बात आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस चैप्टर में हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती है और साथ में हम जो साउथ अफ्रीका है उसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपको ये साउथ अफ्रीका यहाँ पे दिख रहा है उसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका क्या स्ट्रगल रहा है साउथ अफ्रीका का, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें कैसे उनकी भागीदारी होती है, कैसे किसी देश के आपसी झगड़ों को सुलझाया जाता है और कैसे हम इक्वालिटी और जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मैं साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री से इस चैप्टर की शुरुआत करूं, आपकी बुक में ये स्टोरी नहीं दी गई है लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए क्या किया है, इस स्टोरी को ढूंढा है, निकाला है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर हिस्ट्री को जाने साउथ अफ्रीका की तो हम क्या था, साउथ अफ्रीका में अलग अलग ट्राइब्स या अलग अलग सिविलाइजेशन मतलब सभ्यताओं के लोग रहते थे। तो वहाँ पे क्या था, जुलू नाम की सिविलाइजेशन के लोग भी रहते थे, जुलू सिविलाइजेशन के लोग रहते थे। उनकी क्या थी, अपनी भाषा थी, अपने रीति रिवाज थे। उनको, उस देश के लोगों को क्या था, बाकी देशों के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें ये लगता था कि वो जहाँ रहते हैं सिर्फ वही एक कंट्री है, इनके अलावा कहीं पे कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय करते थे। फिर आई 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में क्या हुआ, समुद्र के ज़रिए जो यूरोपियंस थे वो आए और शिप्स के ज़रिए वो यहाँ पे आए और अपने साथ वो जो लड़ाई के जो हथियार होते हैं और आर्मीज़ होते हैं या बैंकिंग सिस्टम वगैरह जो होता है उन्हें उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज थी। तो वो इसके ज़रिए क्या हुआ, शिप्स के ज़रिए यहाँ पे आए। तो साउथ अफ्रीका को क्या किया, जो यूरोपियंस आए थे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, मतलब एक तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका पे क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड था, सिल्वर था और डायमंड था काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता था। ठीक है, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो जूलू सिविलाइजेशन के लोग थे उनको गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। उनसे वो क्या करवाते थे, जो खदानें वगैरह होती थी, माइंस वगैरह होती थी, वहाँ पे उनसे वो काम करवाते थे और अपने साथ, इसके अलावा अपने साथ जो यूरोप है वहाँ पे भी क्या किया, वो अपने साथ जूलू सिविलाइजेशन के लोगों को ले गए। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, स्लेवरी सिस्टम होता है जो गुलामों की जो गुलाम व्यवस्था चलाई थी, जिसमें क्या होता था, गुलाम बनाया जाता है उनको। उन्होंने क्या किया, इस प्रथा को चलाया, स्लेवरी सिस्टम को चलाया। तो लगभग 400 सालों तक यही जो ये जो उन्होंने यूरोपियंस ने कब्जा कर रखा था, ये प्रथा क्या हुई, चलती रही। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब वो साउथ अफ्रीका में थे तो यहाँ से इंडिया उनके लिए ज़्यादा दूर नहीं था, तो उन्होंने समुद्र के जरिए वो भारत पहुँच गए। अब उन्होंने भारत से क्या किया, लोगों को गुलाम बनाना स्टार्ट किया और समुद्र के जरिए ही उन्होंने यहाँ से वो साउथ अफ्रीका गुलाम बना के भारत के लोगों को ले आए। अब साउथ अफ्रीका में 3 रेसेस के लोग आए। रेसेस क्या होती है, नस्ल होती है। ठीक है, रेसेस के लोग आ गए 3 प्रकार के। एक हो गए ब्लैक्स जिसमें काले लोग हो गए, एक हो गए वाइट्स जो यूरोप से आए थे, अंग्रेज हो गए, और एक था इंडियंस। इंडियंस को ब्राउन या फिर कलर्ड पीपल भी बोला जाता है। क्यों,
क्योंकि उनका कलर क्या होता है, ना प्रॉपर वाइट होता है और ना ज़्यादा ब्लैक होता है, तो इसलिए उन्हें कलर्ड पीपल या ब्राउन पीपल बोला जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस का कब्जा था, ठीक है। अब वहाँ 3 रेसेस के लोग भी आ चुके थे। अब साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, अपनी सरकार की मांग की जाने लगी। यूरोपियंस का कब्जा था, तो यूरोपियंस ने क्या किया, अपने आप को वहाँ की अपने द्वारा उन्होंने क्या किया, सरकार बनाने का निर्णय लिया। तो अब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, इसमें है क्या। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री डैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत अलग अलग नस्लों के या रेसेस के लोग रहते हैं। देर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। यहाँ पे काले लोग भी पाए जाते हैं जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। वाइट हु केम देयर टू सेटल। वाइट लोग यहाँ पे रहने के लिए आए थे। एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। और जो भारतीय थे वो क्या थे, यहाँ पे व्यापारी के तौर पे या मजदूरी करने के लिए लाए गए थे। यहाँ पे हम माया नायडू एन 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल, यहाँ पे एक माया नायडू है जो क्या है, एक साउथ अफ्रीकन लड़की है, वो 11 साल की, और वो जोहान्सबर्ग के एक शहर में कस्बे में रहती है। वो अपनी मम्मा की क्या कर रही थी, एक दिन बॉक्सेस को साफ कराने में हेल्प करवा रही थी। तो उसे क्या होता है, एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें क्या है, बहुत सारी पिक्चर्स हैं और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी लगे हुए हैं। तो वहाँ पे उसने एक जवान लड़के की पिक्चर देखी जो लगभग 15 साल की एज का था। वो अपनी मम्मा से क्वेश्चन करती कि मम्मा ये लड़का कौन है। तो उसकी मम्मी जवाब देती है ये हेक्टर पीटरसन है। तो वो कहती है, उसकी मम्मा आगे बताती ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, कि उसे पुलिस के द्वारा मार दिया गया है। तो कहती है, माया काफ़ी हैरान हो जाती है और पूछती है ऐसा क्यों मार दिया गया है उसे। तो उसकी मम्मा वहाँ पे जवाब देती हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे अपार्थेड लॉ लागू किया गया था। अब हम अपार्थेड लॉ के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद जो नीति होती है, कि रंग के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव करना। अपार्थेड मीन सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि क्या होता है, रंग के आधार पे लोगों का बंटवारा करना। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस, कि अगर हम साउथ अफ्रीका के लोगों की बात करें तो उन्हें वाइट, ब्लैक, इंडियन और कलर्ड रेसेस के आधार पे बांटा गया था। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर। अगर हम कानून के आधार पे देखें तो ये इन रेसेस के लोग आपस में ना मिलजुल सकते थे, ना एक दूसरे के आसपास रह सकते थे। इसके अलावा वो कॉमन फैसिलिटीज़ भी यूज़ नहीं कर सकते थे। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। तो माया को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है। माया मदर साउंडेड एंग्री। माया की मम्मा भी काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं। व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थेड, कि जब उन्हें वो समय याद आता है, बीता हुआ समय, अपार्थेड के समय काल का, तो काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं। शी टोल्ड माया डैट इन दोज डे, वो माया को बताती हैं कि उस समय क्या होते थे, जो हॉस्पिटल्स होते थे वो भी अलग होते हैं, एम्बुलेंसेज भी क्या होती थी, अलग होती थी। क्या होता था, जो वाइट्स के लिए एम्बुलेंस होती थी वो काफ़ी अच्छी वेल मेंटेन्ड होती थी, काफ़ी अच्छी होती थी, मतलब उनमें फैसिलिटीज़ पूरी होती थी, ठीक है, एम्बुलेंस में भी, हॉस्पिटल्स में भी। जबकि अगर ब्लैक पीपल्स की बात की जाए तो उन्हीं के लिए क्या होता था, बस स्टॉप भी अलग होते थे, बसेस भी अलग होती थी, उनकी ट्रेन्स भी क्या होती थी, अलग होती थी, और उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। नॉन वाइट्स जो पीपल थे उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था, और वो जो देश होता था उसके एक ऐसे पार्ट में रहते थे जहाँ पे क्या होता था, वाइट पीपल तो जाते ही नहीं थे बिल्कुल भी, और उन्हें इतना भी अलाउ नहीं था कि जहाँ पे वाइट पीपल रहते हैं वो वहाँ पे जाके रह सके। Thus blacks and colored peoples were not considered to be equal to whites। तो इस तरीके से जो काले लोग थे और कलर्ड पीपल थे उन्हें वाइट पीपल्स के इक्वल नहीं माना जाता था। One black township was the southwestern township सोवेतो। हेक्टर पीटरसन lived here। तो हेक्टर पीटरसन यहीं पे रहते थे सोवेतो में, जो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप था, ठीक है। He and his classmates joined the protest against the learning Afrikaans language in the school। This was the language that the white spoke। तो क्या होता था, अफ्रीकान्स एक लैंग्वेज थी, अफ्रीकान्स जो क्या होता था, जो गोरे लोग होते थे वो बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज ज़ूलू। जो हेक्टर और उसके स्कूल के कुछ बच्चे थे वो क्या होता था, उन्हें फोर्स किया जाता था, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप भी अफ्रीकन लैंग्वेज सीखो, लेकिन
वो क्या है, वो अपनी भाषा थी, जुलू भाषा थी, वो उसे सीखना चाहते थे। तो लोगों ने वहाँ पे क्या किया, द साउथ अफ्रीकन पीपल बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली। तो जो साउथ अफ्रीकन जो पुलिस थी उसने क्या किया, जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनको बहुत निर्दयपूर्वक तरीके से उन्हें मारा। एंड शॉट एट द क्राउड, और भीड़ में क्या किया, गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। तो हेक्टर वहाँ पे क्या हुआ, हेक्टर को एक बुलेट लग गई जिसकी वजह से उसकी डेथ वहाँ पे हो जाती है। ये 16 जून 1976 की बात है। उसके बाद एक नई पार्टी उभर के सामने आती है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो क्या थी, नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, जिसने जो ये अपार्थेड सिस्टम था इसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। और फाइनली 1994 में वो सक्सेसफुल हो गए और साउथ अफ्रीका क्या हुई, एक डेमोक्रेटिक बन गई, सबको जहाँ पे क्या हुआ, सबके साथ इक्वालिटी भरा व्यवहार होता था। तो उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी लोग क्या होता है, अगर एक कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, हम अपने नेता को चुनते हैं। अब हम अपने नेता को कैसे चुनते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। रेगुलर इलेक्शन में क्या होता है कि जैसे भारत में एक टाइम लिमिट बनाई गई है कि हर 5 साल बाद क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो वहाँ भी क्या था, ऐसे ही क्या था, टाइम पीरियड बनाया गया था कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। तो साउथ अफ्रीका का अपना सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात नहीं हो रही है, बल्कि पार्टिसिपेशन की हो रही है, भागीदारी की, कि अगर आप अपने नेता को कैसे चुनते हो, कि जब आप 18 साल के हो जाते हो या 18 साल से ज़्यादा उम्र होती है आपकी, तो क्या हो सकता है, आपको वोट का अधिकार दिया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, आप अपने लीडर को चुन सकते हो। और वो लीडर क्या होगा, लोगों के आधार पे या लोगों की जो इच्छाएं होती हैं उसके आधार पे क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए चुनी जाती है। जैसे भारत में क्या होता है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट को चुना जाता है। अगर उन्हें अपनी पावर को, अपनी शक्ति को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो क्या होता है, उन्हें अगले साल भी इलेक्शंस में उठना पड़ता है। अगर वो जीत जाते हैं तो अगले 5 सालों के लिए वो सरकार फिर से बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग में हम डिस्कस करते हैं कि एक पार्टिसिपेट करने का तरीका हो गया कि आप वोट देके अपने नेता को चुनते हो, ठीक है। अब और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट के साथ भागीदारी कर सकते हो। तो इसमें बताया गया है कि वोट देने के अलावा क्या होता है, लोग सरकार का क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। अब आलोचना करना क्या होता है कि अगर सरकार का कोई एक ऐसा डिसीजन जो लोगों को पसंद नहीं आया या फिर कुछ गलत काम किया सरकार ने, तो लोग क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, आलोचना करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जैसे आपकी गली थोड़े दिन पहले ही बनी है, महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन वो टूट गई, तो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सरकार ने गंदा माल लगाया जिसकी वजह से रोड ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या किया, रोड वहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, इन अगस्त 2005 व्हेन अ पार्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। इसमें बताया गया है, अगस्त 2005 की बात बताई गई है, जब सरकार ने क्या किया था, एकदम से बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा देने स्टार्ट कर दिए, पैसे एकदम से बढ़ा दिए। लोगों ने क्या किया, रैलीज निकालनी स्टार्ट कर दी और सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर दिया। सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है कि एक पोस्टर्स लगा देते हैं बड़े बड़े कि भाई ये जैसे बिजली के बिल बढ़ाने के हम खिलाफ हैं, तो इस तरीके से हमारा समर्थन कीजिए, इस तरीके के पोस्टर्स जैसे लगा दिए। और उस पोस्टर्स पे लोग क्या करते हैं, आते जाते जो भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस पर साइन करते, तो वो क्या कहलाता है, आपका सिग्नेचर कैंपेन कहलाता है। तो क्या हुआ, लोगों ने वहाँ पे रैलीज निकालनी स्टार्ट कर दिया और सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट को जब ये सारी चीज़ें दिखाई दी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दोबारा से जो बिजली के कम है वो कम कर दिए, ठीक है, डिक्रीज कर दिए। और क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन लोगों के अकॉर्डिंग ले लिया। तो इस तरीके से पता चला कि जो सरकार होती है वो जो डिसीजन लेती है वो लोगों के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए वो क्या होती है, लोगों के फ़ायदे के लिए ही वो डिसीजन लेती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनके ज़रिए क्या होती है, जो सरकार होती है
उसके खिलाफ क्या हो सकता है, लोग आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे लोग धरने पे बैठ जाते हैं, रैलीज निकालते हैं, हड़तालें करने लग जाते हैं। सिग्नेचर कैंपेन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, जो हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए या फिर मैगजीन हो गई या फिर टीवी वगैरह हो गया, वो भी क्या करते हैं, एक तरीके से जो सरकार होती है उसको बताती है कि आपका काम क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो क्या होता है, जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, मीडिया होती है, वो भी क्या करती है, एक तरीके से गवर्नमेंट को उसकी जिम्मेदारियों से अवगत कराती है आपकी कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई गई है वो एक रैली की दिखाई गई है, हड़ताल या स्ट्राइक भी हो सकती है जिसमें लोग नारेबाजी कर रहे हैं। While it is true that a democracy allows to participate, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली बट एबल टू डू सो। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग दैमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट। अब एक और टॉपिक इसमें निकल के आता है आपका सोशल मूवमेंट। अगर हम सोशल मूवमेंट की बात करें तो सोशल मूवमेंट होता है सामाजिक आंदोलन, जिसमें क्या होता है, कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग कौन से होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है। संख्या कम होने से मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम इंडिया के एग्जांपल लें, इंडिया में क्या है, हिंदू बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। जबकि हम मुस्लिम्स की बात करें तो वो क्या है, कम है। क्रिश्चियंस की बात करें कम है। अगर जैनी लोगों की बात करें तो क्या है, उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में शामिल होते हैं, मतलब उनका अपना एक समुदाय होता है और उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। दलित की बात करें, दलित होते हैं जैसे छोटी जाति वगैरह के हो गए, SC STs वगैरह। आदिवासी हो गए, वुमेन्स हो गई, या फिर दूसरे ऐसे लोग हो गए जो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, समय समय पे सोशल मूवमेंट्स करते हैं, कुछ सामाजिक आंदोलन करते हैं, और इन सामाजिक आंदोलनों को करके वो क्या करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं कि हमारी ये नीड पूरी होनी चाहिए, हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, सरकार उनके बारे में सोचती है कि भाई इन्हें नुकसान तो हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी मात्रा में जनसंख्या में लोग हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, जैसे हिंदूज, तो क्या करेंगे, इनको दबा देंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाती है ताकि वो दब ना पाए, ठीक है, उन्हें भी इक्वालिटी मिले। If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी देश के लोग क्या होते हैं, अलर्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो क्या जो भी देश होगा वो क्या होगा, मजबूत बनेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइम विजिट, तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम अपने गली से गुजरते हुए कोई रैली दिखाई देती है तो आप ये जानने की कोशिश करोगे कि वो रैली किस बारे में है, क्यों लोग रैली निकाल रहे हैं और किस बारे में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जो देश होते हैं या फिर कोई कंट्री होती है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे धर्मों के बीच में आपस में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। या फिर कंट्री में भी क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स में हमें दंगे फसाद देखने को मिलते हैं। तो उनको क्यों सुलझाने की ज़रूरत है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। जब हमने माया की स्टोरी के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि उसमें वायलेंस और डेथ देखने को मिली थी, कि हिंसा थी और क्या हुआ था, हेक्टर को मार दिया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ग्रुप था जो डिसाइड कर रहा था कि भाई किसको कितना अधिकार दिया जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट झगड़े क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? जब क्या होता है, लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है। लोग क्या होते हैं, अलग अलग संस्कृतियों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग एरियाज से बिलोंग करते हैं। उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। जब क्या होता है कि अमीर लोग क्या होता है, गरीब लोगों के साथ क्या करते हैं, भेदभाव कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें नीचा दिखा रहे होते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे क्या होता है, कोई हिंदू है, वो मेजॉरिटी में है, बहुत बड़ी मात्रा में, वो मुस्लिम्स को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उनके अधिकार छीन रहे हैं। एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, जैसे सिख धर्म के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना क्या होते हैं, अपने धर्म को लेके काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मान लीजिए आप गली से गुजर रहे हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, तो मुस्लिम को क्या होता है, वो अच्छा नहीं समझते उस चीज़ को, और क्या करते हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप हमारी गली से क्यों निकल के जा रहे हो, ये है वो है, मतलब वो क्या होता है, बेवजह लड़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है।
पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, लोग गुस्से में क्यों हो जाते हैं, ताकि वो ये मानते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, ठीक है। वो आपसी डिफरेंसेस को क्या कर होता है, सामने ला के रख देते हैं। तो जो इनके झगड़े होते हैं उसके लिए सरकार क्या करती है, कुछ कदम उठाती है। अब सरकार क्या करती है, पुलिस को क्या करती है, हायर करती है, या फिर पुलिस को उन्होंने क्या कर रखा है, ताकि ये झगड़े वगैरह ना हो, इनको सुलझाने के लिए रखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि जैसे धर्म को लेके जो जुलूस वगैरह निकालते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं, तो क्या हो जाता है, आपस में झगड़ा वगैरह हो जाता है। तो पुलिस क्या करती है, दोनों धर्मों के लोगों को आपस में एक साथ बिठाती है और उन्हें कहती है कि भाई आपस में झगड़ा सुलझा लो, कुछ फ़ायदा नहीं है झगड़ा करने से। तो क्या होता है, पुलिस वहाँ पे क्या करती है, एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रही है, उनका झगड़ा सुलझाने में हेल्प कर रही है। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टेट्स वाला एग्जाम्पल, रिवर टू बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। की अगर हम नदी की बात करें तो नदी भी क्या है, झगड़े का कारण बन सकती है। और रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन अ थर्ड। इसमें ये बताया गया है कि नदी क्या होता है, किसी एक राज्य से निकलती है, दूसरे राज्य में बहती है और तीसरे में राज्य में जाके क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict। तो क्या होता है कि पानी का जो बहाव होता है उसका बहना भी क्या होता है, झगड़े का कारण बन सकता है। अब इसमें हम एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, यू मे हैव हियर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। आपने कावेरी नदी पे जो कर्नाटक और तमिलनाडु है इसके झगड़े के बारे में तो सुना ही होगा। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णराजसागर डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु। तो इसमें क्या था कि जो कृष्णराजा सागर बांध था वो कहाँ पे था, कर्नाटक में था, ठीक है। वहाँ पे जो पानी यूज़ में लाया जाता था वो खेतों में पानी देने के लिए, और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट में जो बेंगलुरु था, सिटी था, शहर था, वहाँ पे लोगों को पानी पहुँचाने के लिए वहाँ से उससे क्या होता था, कावेरी नदी से बांध से पानी लिया जाता था। इसके अलावा तमिलनाडु में कौन सा डैम था, मेटूर डैम था, जो क्या होता था, आसपास के जितने भी एरिया थे वहाँ पे फसल उगाने के लिए या उनमें पानी देने के लिए यूज़ में लाया जाता था। अब झगड़ा क्या होता था, पानी सेम नदियों से जाता था। तो तमिलनाडु, द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप विद वाटर रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। कि अगर कर्नाटक राज्य से पानी छोड़ा जाएगा तो तमिलनाडु में पानी पहुँच पाएगा, क्यों, कर्नाटक ऊपर था। Therefore both states can't get in much water they need for people in their states। तो इससे क्या होता था, दोनों राज्य के जो लोग होते थे उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, काफ़ी उनमें काफ़ी झगड़े होने लग गए थे। क्यों, क्योंकि दोनों की पानी की नीड पूरी नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए और वो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि दोनों स्टेट्स में झगड़ा भी ना हो और पानी का क्या हो सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। फिर आता है आपका लास्ट टॉपिक, इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि समानता और न्याय, कि अन्याय भी ना हो और इक्वालिटी भी मिले। कि वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज़ कमिटेड टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। कि अगर हम किसी लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं तो वो समानता की और न्याय की बात करता है, कि समानता को और न्याय को अलग नहीं किया जा सकता। द अर्लियर प्रैक्टिस, की क्या होता था, पहले समय में अनटचेबिलिटी देखने को मिलती थी। तो सरकार ने, अनटचेबिलिटी क्या होता है, छुआछूत, कि भाई आप यहाँ से इस मटके में से पानी नहीं पी सकते, आप छोटी जाति के हो, ठीक है। आप मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि आप छोटी जाति के लोग हो, आपकी संख्या कम है, आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, ये वो, मतलब बहुत अनटचेबिलिटी, मतलब किसी को छुआछूत की, कि भाई रोक टोक करना, गरीब मान के उसको अंदर भी ना घुसने देना, चप्पल बाहर निकलवा देना। तो ये क्या है, इस तरीके के कानून को हमारी सरकार ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन। ऐसे लोगों को क्या होता था, प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिल पाती थी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती थी, इसके अलावा वो अपने भगवान तक की प्रेयर नहीं कर पाते थे। डॉक्टर अंबेडकर, जिसके बारे में आपने इस बुक में पहले भी पढ़ा है, और उनके जैसे और भी बहुत क्या थे, महापुरुष थे, जिन्होंने क्या किया है, ऐसी प्रॉब्लम्स पे विचार किया है और इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की है। उन्होंने मेनली इक्वालिटी की बात की है, समानता की बात की है। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज, तो हमारी सरकार जो है उसने भी क्या किया है, इस चीज़ को पहचाना है और उन्होंने इसके लिए क्या किए हैं, अलग अलग प्रोविजंस बनाए हैं, जिसके अंतर्गत वो क्या कहते हैं कि भाई किसी के साथ भी इनइक्वालिटी भरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी व्यक्ति क्या है, समान है।
अगर कोई लड़का होता है, कोई लड़की होती है, उसमें भी क्या होना चाहिए, भेदभाव उसके साथ भी नहीं किया जाना चाहिए। दोनों को सेम वैल्यू दी जानी चाहिए और दोनों को सेम केयर दी जानी चाहिए। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। कि क्या होता है, जो गर्ल होती है उसको वैल्यू नहीं दी जाती है, जबकि लड़के को पूरी वैल्यू और फ्रीडम भी दी जाती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इज टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। डैट कैन अनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस, जिससे गर्ल्स क्या हो सके, जो अन्याय उनके साथ हो सकता है उससे बाहर निकल सके। डैट दे आर सब्जेक्टेड टू, दस इट इज़ पॉसिबल डैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेव फॉर और लोवर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है ताकि गर्ल्स को एजुकेशन दे सके। तो इसलिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें क्या होता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है। कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनमें फ्री एजुकेशन गर्ल्स को दी जाती है या फिर उनसे थोड़े बहुत कम पैसे लिए जाते हैं ताकि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें। अगर आपकी इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं वहाँ आपका सॉल्यूशन बता दूँगी आपको, ठीक है।